Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो था सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। तो सेल कहते किसे हैं, उसके बाद सेल से रिलेटेड कुछ खोजें थी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा और उसके बाद सेल साइज़ और शेप के अकॉर्डिंग क्लास 8 एनसीईआरटी में कितनी सेल्स दे रखी हैं और उनका शेप कैसा होता है उनके बारे में हम लोगों को पढ़ा, और साथ में और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हम लोगों ने क्लियर करे। अब आगे हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी जो आज की हमारी क्लास है वो है कोशिका की संरचना से रिलेटेड। और जो ये सारी पिछली क्लासेस है, यदि आपने ना देखा हो तो फ्रेंड्स हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके एक लाइन से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जो आज की हमारी क्लास है वो रिलेटेड है कोशिका की संरचना से रिलेटेड, ठीक है, और जिसमें हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के बारे में बात करेंगे, यानी जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका है उनको साथ लेकर चलेंगे ताकि डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जंतु कोशिका की बात करेंगे और उसके बाद तब पादप कोशिका में आएंगे, ठीक है। सो जंतु कोशिका की अगर बात करें तो जो इसकी संरचना है, संरचना में मुख्य 3 घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? तो पहला होता है कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, जिसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और तीसरा होता है न्यूक्लियस, जिसे इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं तो केंद्रक बोलते हैं। यानी कौन कौन से हैं? 3 हैं। पहला कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म एंड तीसरा जो है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। और बात करें जो ये साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव्य है, इसमें बहुत सारे अंग प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं या फिर कोशिका के अंग बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। आगे है राइबोसोम, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है इसका। लाइसोसोम का भी हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है। और सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स, ठीक है, हिंदी में इसे शायद तारक काय बोलते हैं, जो सेंट्रोसोम होता है उसको। तो ये हुए इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में, यानी कोशिका के अंग के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो भी कौन से सेल? एनिमल सेल, है ना। जितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं ना, जितने सारे ये जो अंग दिख रहे हैं कोशिका के, वो हम डायग्राम में बताएंगे कैसे कैसे कहाँ पर हैं, ठीक है। तो देखिए, जो एनिमल सेल होती है ना, उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार होता है स्फेरिकल, गोलाकार होता है, ठीक है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये सारी चीज़ें हम लिखाएंगे, अभी आप कुछ लिखना मत, सिर्फ समझना। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया गोलाकार, ओके। एनिमल सेल में बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाहर की तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मतलब वही कोशिका झिल्ली, और ये कोशिका आपको दिख रहा है, कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो कि कैसी होती है? पतली होती है, ठीक है। कैसी होती है? ये पतली होती है, ये पतली होती है, जीवित होती है, और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है? वो है अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है।
क्या बताया मैंने, जो एनिमल सेल है यानी जो जंतु कोशिका है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बाहर की तरफ उसका आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है। और बात करते हैं तो बाहर की तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। वो कोशिका की झिल्ली होती है इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है, पतली होती है, दूसरी जीवित होती है, और तीसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है अर्धपारगम्य होती है। और क्या है, तो ये किस चीज़ की बनी होती है, अगर बनी की बात करें किस चीज़ की बनी होती है तो वो बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। किसकी बनी होती है ये, ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ये बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करी जाए कोशिका झिल्ली में, तो पतली हो गई, जीवित हो गई, अर्धपारगम्य हो गई और छिद्र। अर्धपारगम्य का मतलब यहाँ पर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पर ये झिल्ली है इसके द्वारा सिर्फ विलेयक ही जा पाएंगे, जो विलेय है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। जो विलेयक है सिर्फ वही जा पाएंगे, विलेय नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसको हम समझाएंगे जब पूरा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पादप सेल भी बनाना है। तो सिर्फ अभी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फंक्शन समझ लेते हैं और सारी चीज़ें भी उसकी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली मैंने बताया पतली होती है, जीवित होती है, अर्धपारगम्य होती है। और अर्धपारगम्य का मतलब भी समझ में आया, ये पोरस होगी, छिद्रयुक्त होगी, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगी, छिद्र प्रेजेंट होंगे, छिद्रयुक्त, तभी तो ये अर्धपारगम्य होती है। तो ये याद रखना है, बनी किसकी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बाहर से जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पदार्थ है उसको सेल के अंदर आने देना, ठीक है, ये काम होता है। और जो नहीं है उनको नहीं भी आने देती है, इसीलिए क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, जो ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर अगर बात करी जाए, सेल के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, तो सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के अंदर सेंटर में इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, ठीक है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। केंद्रक जो होता है वो, इसकी कितनी संरचना होती है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 परत की संरचना होती है। ये न्यूक्लियस सेल के सेंटर में इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, है ना। जो केंद्रक होता है वो डबल लेयर की संरचना होती है, ठीक है, उसमें 2 परतें प्रेजेंट होती हैं। अब आगे बात करते हैं, जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ही अब सबसे पहले इसको करेंगे उसके बाद इसको करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं ना तो थोड़ा बड़े हैं, तो सबसे पहले इसको करेंगे, पहले इसको किया फिर इसको, फिर उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटर में ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, गोलाकार संरचना प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इंग्लिश में बात करें न्यूक्लियस कहते हैं। ये इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, दोहरी संरचना होती है। आगे बात करें, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे गोलाकार गाढ़ी संरचना पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर गोलाकार गाढ़ी संरचना पाई जाती है, इस प्रकार गोलाकार सघन संरचना बोल सकते हैं या ऐसे, ठीक है, गाढ़ी या फिर सघन संरचना पाई जाती है, गोलाकार सघन संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, तो केंद्रिका कहते हैं। हिंदी में केंद्रिका और इंग्लिश में न्यूक्लियोलस बोलते हैं, केंद्रिका और जिसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इंग्लिश वाला वर्जन यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आगे इधर फिर नहीं आएगा ना।
इनके सारे वर्क क्या होते हैं बाद में बताएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर ये समझ लेते हैं, क्योंकि वर्क के लिए फिर उतना स्पेस नहीं बचेगा, है ना। तो देखिए, इसके न्यूक्लियस के अंदर सघन संरचना पाई जाती है, गोलाकार सघन संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर ही इस प्रकार, इसी न्यूक्लियस के अंदर ही ऐसे धागेनुमा संरचना पाई जाती है। कैसे? धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल बोलेंगे, या फिर डीएनए बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन पदार्थ, ठीक है, क्रोमैटिन पदार्थ बोलेंगे। और इस क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, ये सब क्या है, बाद में सारा क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। और इसकी संरचना कैसी होती है, तो धागेनुमा संरचना पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन पदार्थ बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं इसे डीएनए कहा जाता है। और डीएनए का काम क्या होता है, तो जो हेरिडिटी करेक्टर होते हैं, यानी जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। ये हो गया न्यूक्लियस से रिलेटेड सारी चीज़ें, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर में। अगर फंक्शन की बात करें तो और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे देखिए ये तो आपको बता दिया, डीएनए बोल सकते हैं इसको, है ना। डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे, अभी सिर्फ ये समझ लीजिए। तो देखिए, डीएनए का काम बता दिया। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है, जो सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो न्यूक्लियस करता है। तो न्यूक्लियस को कंट्रोलर सिस्टम बोलते हैं, किसका, सेल का। जैसे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन करता है, वैसे सेल को कंट्रोल कौन करता है, तो ये न्यूक्लियस करता है, केंद्रक करता है जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसके अंदर जो ये गाढ़ी संरचना या सघन संरचना पाई जाती है गोलाकार, उसे केंद्रिका बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जो प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं, जो प्रोटीन के घटक होते हैं ना, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम होता है। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, तो केंद्रिका में होती है। कहाँ होती है, केंद्रिका, यानी न्यूक्लियोलस जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, न्यूक्लियोलस हो गया। अब देखिए, जो ये साइटोप्लाज्म है, ये अब ये न्यूक्लियस की बात खत्म होती है यहाँ पे। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आते हैं। तो साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, जो ये सेल है ना, इस सेल के अंदर इस प्रकार जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ऐसे एक द्रव्य प्रेजेंट होता है, कहाँ, सेल के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, इस द्रव्य को ही कहा जाता है कोशिका द्रव्य। तो इसको क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। सेल के अंदर या कोशिका के अंदर तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। इंग्लिश में बात करें साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हो गया कोशिका द्रव्य। अब आगे बात करते हैं, जो ये कोशिका द्रव्य है, इसी कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिका के अंग प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से अंग हैं, तो ये सारे अंग हैं। तो इन्हीं को अब दिखाने जा रहे हैं। देखिए, इस सेल के अंदर इस टाइप से दोहरी संरचना में और रॉड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, रॉड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कहाँ, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये वाला। ठीक है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये रॉड के तरीके दिख रहा है ना, थोड़ा सा इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ श्वसन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, सेल का ऊर्जा घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और एनर्जी फॉर्मेशन तो होता है, साथ में एनर्जी बनने के बाद यहाँ पर क्या होती है, स्टोर भी होती है, जो कि किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी बेसिकली है क्या? तो एटीपी एनर्जी की करेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, सेल का कोशिका घर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इतना याद रखना है सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड चीज़ें। आगे बात करते हैं हम गोल्जी बॉडी के बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करेंगे अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो होता है ये अटैच्ड होता है न्यूक्लियस से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अटैच्ड किससे होता है? तो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। तो यहाँ मैं बना देती हूँ उसको, न्यूक्लियस से अटैच्ड इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे न्यूक्लियस से अटैच्ड इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। न्यूक्लियस से अटैच्ड इस टाइप का स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस से अटैच्ड इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका बोला जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का कैसे होता है? एक होता है चिकना अंतःप्रदव्य जालिका और एक होता है खुरदुरा अंतःप्रदव्य जालिका। इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ रफ तो समझ में आ रहा, जिसमें कुछ पाया जाएगा वो क्या होगा? खुरदुरा होगा। वो कैसा होगा? रफ होगा। और जो स्मूथ चिकना होगा वो जिसमें कुछ नहीं पाएगा, जिसकी सरफेस कैसी होगी? चिकनी होगी, वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो दो प्रकार का होता है, सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि ये किससे अटैच्ड होता है? न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ओके। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ, एक होता है चिकना, एक होता है खुरदुरा, ठीक है। जो चिकना वाला होता है उसमें क्या होते हैं? राइबोसोम के कण नहीं प्रेजेंट होते। वैसे खुरदुरा क्यों बोला जाता है वही समझने जा रहे हैं। देखिए ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। एक मिनट, सारे स्ट्रक्चर को ऐसे फिलअप कर दे तो ज़्यादा से अच्छे से समझ आएगा, है ना फ्रेंड्स। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। बताया मैंने दो टाइप का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। अब ये स्मूथ और रफ कैसे होता है यही समझने जा रहे हैं हम लोग, है ना। मैं इसलिए सारी चीज़ें बना रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि सारी चीज़ें ना क्लियर रहें, क्योंकि इसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना तो कहीं माइंड से स्किप ना होने लगे, अरे ये क्या था, ये क्या था। बस एक मिनट फ्रेंड्स। अब यहाँ से जो लाइन गई उसको दिखा दूँ ताकि क्लियर रहे, पता चला कि ये क्लियर ही ना रहे, है ना। ये है क्या? और ये केंद्रक है,
तो ये केंद्रक था। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका। ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 होता है। एक होता है चिकना अंतःप्रदव्य जालिका, ऐसा कर दे रही हूँ सिर्फ, अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। और ये होता है रफ, खुरदुरा अंतःप्रदव्य जालिका, या फिर ऐसा ही बना दूँ सिर्फ, ठीक है, ये समझ जाना। अब देखिए ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप से, इस तरीके का कुछ कण पाए जाते हैं, कुछ कण पाए जाते हैं, इस टाइप से कुछ कण पाए जाते हैं, जो कि जिनमें इस टाइप के कण पाए जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं खुरदुरा, ये वाला खुरदुरा अंतःप्रदव्य जालिका बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कुछ मैं बना देती हूँ मैं इस तरीके से, ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाएंगे राइबोसोम के, कुछ में नहीं बनाऊंगी, है ना, इसमें नहीं बनाऊंगी, मान लीजिए, ठीक है, इसमें नहीं बनाया, या फिर इसमें बना दिया यहाँ पर, और यहाँ बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये जो कण है ना जिनमें पाए जा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, खुरदुरा जो खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और जिस सरफेस पर ये पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं, ये कण नहीं पाए जाते, उसे क्या बोलते हैं, चिकना या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। जो ये पार्टिकल हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये हैं क्या, इनका नाम क्या है, तो यही है राइबोसोम। क्या नाम है इनका, राइबोसोम, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहा जाता है। ये है राइबोसोम, ये है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कहाँ पर, राइबोसोम में होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये हो गया, यहाँ पे राइबोसोम हो गया, अंतःप्रदव्य जालिका हो गई। अब देखिए, अब हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी की, ठीक है। तो देखिए गोल्जी बॉडी कैसे, तो ये जो सेल है ना, सेल में ही कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, प्लेट की तरीके की संरचना प्रेजेंट होती है। वो प्लेट की तरीके की संरचना कैसी होगी, तो उसको देख लेते हैं। देखिए इस तरीके की संरचना प्रेजेंट होगी, ऐसे, इस तरीके की ऐसी संरचना प्रेजेंट होगी, जिसे क्या बोलते हैं, तो ये है गोल्जी बॉडी, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, प्लेट लाइक, ऐसे ट्यूब लाइक बोल सकते हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। ये है गोल्जी बॉडी, ओके। इसका काम क्या होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जिसे गोल्जी बॉडी बोलते हैं, इसका काम होता है जो भी प्रोटीन का जो यहाँ पे प्रोटीन बनी है राइबोसोम के द्वारा, ये किसको देता है, गोल्जी बॉडी को देता है। और ये क्या करता है, उसकी पैकिंग करता है, और साथ में अच्छे से मॉडिफाई करके ठीक ठाक बनाता है, अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, और उसके बाद उसकी पैकिंग करता है, और जहाँ पे ज़रूरत होती है उसको देता है, ठीक है। तो पैकिंग का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया गोल्जी बॉडी के बारे में। अब लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसी सेल के अंदर ऐसे स्मॉल संरचनाएं पाई जाती हैं, गोल गोल इस तरीके की संरचना पाई जाती है, छोटी छोटी, ये ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, ये क्या है, तो इसे बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम कहा जाता है, ठीक है। और लाइसोसोम जो है, ये देखिए, ये है प्रोटीन फैक्ट्री, इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है,
आत्मघात की थैली करके कुछ है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये समझते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। देखिए लाइसोसोम में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो सेक्रेट करता है। कौन, लाइसोसोम करता है। जब कभी हम भूखे की कंडीशन में होते हैं या फिर जब सेल डेड हो जाती हैं, तो वो सेल जब डेड हो जाती है ना, तो जो ये सेक्रेट करता है जो भी एंजाइम, वो एंजाइम उस सेल को नष्ट कर देते हैं, उस सेल को ही खा जाते हैं, उसका विखंडन कर देते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, या फिर आत्मघात या आत्महत्या की थैली या आत्मघात, ऐसा करके कुछ हिंदी में है। तो ये है लाइसोसोम से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेंट्रोसोम के बारे में, है ना। सेंट्रोसोम जो होता है, तो सेल के अंदर ऐसी संरचना पाई जाती है, इस तरीके की, ऐसे स्टार लाइक संरचना पाई जाती है, ऐसे इस तरीके की संरचना पाई जाती है। तो जिसे क्या बोलते हैं, एक ही बनाएंगे और तो समझ रहे होंगे आप। तो ये है सेंट्रोसोम, ये क्या कहलाता है, सेंट्रोसोम कहलाता है। ठीक है, जो कि सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। और इसका काम ये कहाँ पे वर्क करता है, तो जब सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका का जब विभाजन होता है, वहाँ पर ये हेल्प करता है। कौन, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये हुई जंतु कोशिका का पूरा ये स्ट्रक्चर है। एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो एनिमल सेल है, जब उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें बाहर की तरफ एक पतली सी लेयर पाई जाती है, पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक और नाम भी है इसका, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये अर्धपारगम्य होती है, छिद्रयुक्त होती है, जीवित कोशिका होती है, जीवित झिल्ली होती है ये, है ना, पतली होती है, बनी किस चीज़ के, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। आगे बात करें, सेंटर में एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो केंद्र में ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो उसे केंद्रक बोला जाता है, जो कि उसकी संरचना कैसी है, तो डबल लेयर में होता है, 2 परत प्रेजेंट होती हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसी सघन संरचना छोटी सी पाई जाती है जिसे बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है यहाँ पर केंद्रिका में। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, या फिर आप डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं जो साइटोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई, यानी ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। जो ये सेल है, सेल के अंदर कुछ तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, जेली लाइक यहाँ पर मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, चिपचिपा होता है, और जिसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसे हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से अंग है, उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इस तरीके का रॉड शेप्ड, रेड और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे तो ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। ऐसे इस तरीके के रॉड, ये ट्यूब लाइक बोल सकते हैं ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, खुरदरा होता है, एक जो होता है चिकना होता है। या ये चिकना और खुरदरा कैसे होता है, तो जिनमें छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, यानी जिनमें राइबोसोम के कण प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और जिनमें नहीं होते हैं उनको क्या बोलेंगे, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस तरीके के प्लेट की तरीके की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है।
ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे छोटी छोटी इस तरीके की संरचना पाई जाती है गोल आकार में, जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। ये क्या होता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है सेल का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है या पोस्टमैन ऑफ द सेल कहा जाता है। अभी मैंने बताया था ये काम क्या करता है, जो भी प्रोटीन बनती है उसको मॉडिफाई करता है, पैकिंग करता है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे भेजता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पोस्टमैन ऑफ द सेल बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस बोल सकते हैं। लाइसोसोम की बात करी जाए तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी बताया। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये हुई एनिमल सेल से रिलेटेड पूरा स्ट्रक्चर। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर बनाना है तो बना लीजिए। और लिखने वाला प्रोसेस तो मैं बाद में कराऊंगी। सारी चीज़ें जो यहाँ जितने सारे नाम लिखे हैं ना, बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको मैंने अभी बताया नहीं है। स्ट्रक्चर अगर भूल जाओगे अगर मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, है ना। तो ये आप बना लीजिए, उसके बाद जो लिखने वाला सारा काम है वो बाद में करते हैं। फिर उसके बाद हम प्लांट सेल की बात करते हैं। तो आप बना लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाना हो तो बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर हम प्लांट सेल की बात करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप अगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। आइए प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसको मैंने एक एक बना के दिखाया है, इसको बना लिया है। इससे काफ़ी कोरिलेट करता है, इसलिए इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, वैसे प्लांट सेल में भी ये देखिए, ये बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। ये क्या है? यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, जिसे यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, वैसे यहाँ पर भी। यानी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली जो लेयर है ना, ये जो है वो एनिमल यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में प्रेजेंट होती है, दोनों में पाई जाती है। बस यहाँ पे एक और डिफरेंस होता है। देखिए, यहाँ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ, बाहर की तरफ अगर देखा जाए, बाहर की तरफ पूरे उसमें एक मोटी वॉल पाई जाती है, ठीक है। मोटी वॉल प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोला जाता है। तो ये क्या है? ये है प्लाज्मा झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली। और इसके चारों तरफ जो ये वॉल प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं सेल वॉल। ये इसमें क्यों पाई जाती है प्लांट में? तो देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। अगर क्लाइमेट कंडीशन कोई हुई, बारिश हुई, सूखा, हवा, कुछ भी चीज़ पड़े, मतलब बारिश हो गई, हवा हुआ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो हम क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्लांट तो मूव करते नहीं, वो तो एक जगह पर स्थिर रहते हैं। तो उनके लिए कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में बोलते हैं। तो जो ये कोशिका झिल्ली है, इसके अलावा बाहर की तरफ मोटी और मृत होती है, ये मरी हुई लेयर होती है, ठीक है। तो मोटी वॉल पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और भी जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, जैसे ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और जो जो चीज़ें हम लिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये कोशिका झिल्ली, इसके बाहर की तरफ, इसके अलावा भी इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। अब आइए अंदर की बात करते हैं, है ना। जिस प्रकार यहाँ पर सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, वैसे यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। कहाँ पाया जाता है?